सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग की क्लास आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। पीछे की क्लास से हम फ्लूइड को पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए हम आज बायोवेंसी को देखते हैं। चलिए आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है आपको बायोवेंसी। तो मैं लिख देता हूँ आपको इस प्रक्रिया का नाम क्या है, या तो आप बायोवेंसी पढ़ रहे हैं जो फेनोमेना है, और जो फ़ोर्स लगेगा यहाँ पर उसको हम बोलेंगे बायोवेंट फ़ोर्स। चलिए देखते हैं कि बायोवेंट फ़ोर्स क्या होता है। तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे की ओर जाएगा तो उसके ऊपर ग्रेविटी लगेगा। उसी तरह से अगर ये पानी में जा रहा है तो निश्चित रूप से इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अलग होगी और जो फ्लूइड है उसकी भी डेंसिटी अलग होगी। तो जब भी कोई बॉडी पानी के अंदर जाता है तो उसके जब ये नीचे की ओर जाता है तो आप देखिए ग्रेविटी की वजह से ये नीचे की ओर जाता है, या फिर हम फ़ोर्स भी लगा सकते हैं जिस कारण से ये नीचे जा सकता है। तो जब ये लिक्विड के अंदर जाता है तो लिक्विड के अंदर से भी एक अपवर्ड फ़ोर्स जनरेट होता है जिसको कि हम बायोवेंसी बोलते हैं। तो ये जो बायोवेंसी है, ये एक तरह का कैसा है, तो ये आपका अपथ्रस्ट फ़ोर्स भी कहलाता है। अपथ्रस्ट का मतलब होता है ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए इसको अपथ्रस्ट फ़ोर्स बोलते हैं, और ऊपर की ओर लग रहा है इसलिए। तो जब भी आपका कोई बॉडी पार्टली यानी कि आधा या फिर पूरी तरह से अगर फ्लूइड में इमर्स होता है, तो उसको हम बायोवेंट फ़ोर्स कहते हैं, और ये जो फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल होता है इस फ़ोर्स के लिए लगने के लिए, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को हम बायोवेंसी बोलते हैं। आइए अब इसको और डिटेल में समझते हैं। देखिए, आपके पास क्या दिया हुआ है, तो आपके पास एक स्प्रिंग बैलेंस दिया हुआ है और एक टैंकर में पानी रखा हुआ है। अगर हम देखें तो इस स्प्रिंग बैलेंस पर एक मेटल का सिलेंडर हमने हवा में लिया है, जिस समय पर इसका पहले बार में वेट कितना है? 150 ग्राम। अब हम धीरे-धीरे क्या कर रहे हैं, इसको डिप कर रहे हैं पानी के अंदर। तो जब दूसरी बार में हल्का पोज़ीशन को डिप किया पानी में, तो हमने क्या देखा कि जो पानी का जो आपका ऑब्जेक्ट का वेट है, वो 10 ग्राम कम हो गया। उसी तरह से जब हम थर्ड फिनोमेना किए, वहाँ पर भी हमने देखा कि 10 ग्राम का लॉस हुआ, ठीक? और फिर जो है, फिर हमने देखा जब पूरी तरह से इमर्स कर दिया, तो जो वेट आना चाहिए था, यानी जो 150 ग्राम वेट था हवा में, वो पूरी तरह से पानी में डूबने पर क्या हो गया आपका 120 ग्राम का हो गया। तो आइए इस फिनोमेना को समझते हैं कि हुआ क्या? तो आपने क्या समझा कि जब भी मैक्सिमम लॉस जब वेट में होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो तब होता है जब वो ऑब्जेक्ट पूरी तरह से लिक्विड में डूबा हुआ होता है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर वॉल्यूम जो होगा ऑब्जेक्ट का, वो जितना ज़्यादा इमर्स होगा लिक्विड में, जो अपवर्ड जो बायोवेंट फ़ोर्स होगा, वो भी क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा। उसी तरह से जो मैक्सिमम अपवर्ड बायोवेंट फ़ोर्स है, जो एक्ट कर रहा होता है ऑब्जेक्ट पे, वो कब कर रहा होता है? जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पूरी तरह से क्या होता है? डिप होता है किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। तो हमने क्या देखा कि अब हम शुरुआत में ही आपको समझाए थे कि जो आपका मैग्नीट्यूड है बायोवेंट फ़ोर्स का, वो किन-किन चीज़ों पर डिपेंड किया। अब अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा आपके पास? वॉल्यूम होगा। उसी तरह से इस ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ क्या होगी? डेंसिटी होगी। तो यानी कि आपको जो मैग्नीट्यूड है बायोवेंट फ़ोर्स का, वो 2 ही चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक, या तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट पर जो इमर्स किया गया है लिक्विड में, और दूसरा जो होता है आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड पर ये डिपेंड करता है। अब उसी तरह से जैसे-जैसे आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट जो इमर्स किया जाता है लिक्विड में वो बढ़ेगा, तो अपवर्ड बायोवेंट फ़ोर्स भी क्या होगा? बढ़ेगा। ये मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। उसी तरह से जो मैग्नीट्यूड ऑफ बायोवेंट फ़ोर्स एक्ट कर रहा होता है सॉलिड ऑब्जेक्ट पर, वो नेचर पर डिपेंड नहीं करता है किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का। और जिस तरह से आपका डेंसिटी लिक्विड का बढ़ता जाएगा, तो बायोवेंट फ़ोर्स जो उस पर एक्सर्ट करेगा वो भी इंक्रीज़ करते हुए जाएगा। तो इसका जो बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है वो है आपका डेड सी। डेड सी में आप देखेंगे कि जो पानी होता है उसकी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है, दूसरे सीज़ के पानी के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा, मैंने अभी बताया कि जैसे-जैसे डेंसिटी इंक्रीज़ करेगा, बायोवेंट फ़ोर्स भी इंक्रीज़ करता हुआ चला जाता है। तो कोई व्यक्ति अगर भारी भी है, तो डेंसिटी उसका ज़्यादा है तो ज़्यादा बायोवेंट फ़ोर्स लगेगा, जिस कारण से जो बॉडी होता है, ह्यूमन बॉडी भी होता है इतना वेट का, वो भी क्या होता है डेड सी के अंदर क्या करने लगता है? फ्लोट करने लगता है। तो इस बात को भी याद कर लीजिएगा। तो ये था आपका बायोवेंसी का पूरा बेसिक जो मैंने आपको समझा दिया। अब आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, जहाँ पर हम देखेंगे आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल के बारे में। अब आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल का क्या कहना है? तो आपने जैसा कि पढ़ा कि बायोवेंट फ़ोर्स क्या होता है? एक अपवर्ड फ़ोर्स होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट को पार्शियली या फिर पूरी तरह से पानी में डिप किया जाता है, जो उसके अपोज़िट डायरेक्शन में लगता है। तो जो ये बायोवेंट फ़ोर्स होता है, जो ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहा होता है, वो बराबर होता है किसके? तो जो भी आपका वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया जाता है ऑब्जेक्ट के द्वारा, यानी कि यही प्रिंसिपल आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल कहलाता है। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये पानी के अंदर गया, तो उतना दूर का पानी को हटाया ना, तो क्या होगा कि जो बायोवेट फ़ोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा, और अगर आप ये जो वेट ऑफ लिक्विड नापेंगे जितनी दूर में है, यानी कि उतना पानी आप निकाल लीजिए और उस वेट ऑफ लिक्विड को कीजिए, तो ये दोनों क्या आएँगे? आपको बराबर आएँगे। यही कहना था किसका? ये कहना था आपके आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल साहब का। चलिए अब जो है हम लोग पढ़ते हैं। मान लेते हैं कि अगर W1 मेरे पास एक वेट है। क्या बोला मैंने? कि मेरे पास एक W1 है जो कि वेट है किसी ऑब्जेक्ट का, कहाँ पर? तो ये आपको हवा में वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है। और W2 मान लिया मैंने कि मेरे पास एक और वेट है।
और ये कब है? तो ये हवा में नहीं है, जब हम पानी के अंदर डिप कर देते हैं यानी कंप्लीटली इमर्स कर देते हैं तब है। तो वेट इन लिक्विड है और ये कब की बात की जा रही है? तो जब ये पूरी तरह से इमर्स्ड है यानी कि पूरी तरह से पानी में ये डूबा हुआ है, तो इसको मैं लिख देता हूँ कंप्लीटली इमर्स्ड है। अब अगर W1 और W2 को देखें तो मैंने आपको समझाया अभी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स देके कि जो आपके पास अपैरेंट या फिर मैं बता दूँ कि जो लॉस इन वेट ऑफ बॉडी आएगा लिक्विड के अंदर, क्या बोला मैंने? कि जो आपके पास लॉस इन वेट यानी कि लॉस इन वेट ऑफ बॉडी ये आपके पास क्या आएगा? यानी कि फाइनल जो लॉस होगा बॉडी का लिक्विड के अंदर, ठीक है ना? वेट ऑफ बॉडी इनसाइड लिक्विड ये आपका किसके बराबर आ जाएगा? तो आपको मालूम होना चाहिए कि हवा में ज़्यादा होता है तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? W1 माइनस W2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है। अब उसी तरह से आपको मालूम होना चाहिए कि जब अपथ्रस्ट फ़ोर्स लग रहा होगा, वो बराबर है किसके? तो जितना भी वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया जाएगा बॉडी के द्वारा। तो जब आप देखेंगे कि अपवर्ड फ़ोर्स भी जो है, ऊपर की ओर लग रहा है और जो वेट ऑफ बॉडी है लिक्विड के अंदर, वो क्या कर रहा है? डिक्रीज़ करेगा। ध्यान से समझिएगा कि जो भी वेट ऑफ बॉडी जब लिक्विड के अंदर जाएगा, वो क्या होगा? डिक्रीज़ होगा, है ना? अपैरेंटली वो डिक्रीज़ करेगा कितने अमाउंट से? तो जो भी आपका लिक्विड डिस्प्लेस होगा, उसी अमाउंट से। तो यानी कि जो आपका ये बना W1 माइनस W2 ये आपका क्या बन गया? तो ये आपका बन गया अपरेंट लॉस यानी कि अपरेंट वेट के बराबर आप इसको लिख सकते हैं। अपरेंट लॉस इन वेट ये भी बराबर किसके आएगा? तो ये भी आपका बराबर आएगा W1 माइनस W2 के बराबर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी तरह से अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी हुई है? h दी हुई है। तो ये मैं लिख देता हूँ कि ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो जहाँ तक लिक्विड है और जो ऑब्जेक्ट का अपर फेस है, वो डिस्टेंस आपका क्या है? x है और अगर देखेंगे तो ऊपर से F1 लग रहा है और नीचे से क्या लग रहा है? आपका F2 लग रहा है। F1 नीचे की ओर और F2 जो है ऊपर की ओर लग रहा है, दोनों फ़ोर्स ऊपर-नीचे लग रहा है। तो अब अगर हम मान लेते हैं कि जो मेरा A है और अगर लिक्विड का डेंसिटी भी मान लेते हैं, अगर रो मेरा क्या है, तो ये जो रो है ये आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। उसी तरह से एक और चीज़ मान लेते हैं कि जो ये आपका एरिया है, ये जो अपर फेस देख रहे हैं, इसका एरिया मैंने क्या मान लिया है, तो इसका एरिया मैंने ए मान लिया है। तो अगर मैं बोलूँ कि जो मेरा प्रेशर है और प्रेशर कहाँ पर, तो सबसे पहले मैं अपर फेस पर ले रहा हूँ क्योंकि ऊपर से ही लगेगा। तो जो मेरा प्रेशर होगा अपर फेस पर, ये किसके बराबर हो जाएगा? तो देखते हैं प्रेशर जो होगा आपका अपर फ़ोर्स पर, तो प्रेशर का फ़ॉर्मूला मैंने डिराइव करके रखवाया है, तो एच रो जी के बराबर आता है। तो यहाँ पर आपका हाइट कितना दिया हुआ है एक्स और ये हो जाएगा रो और ये हो जाएगा कितना के बराबर? जी के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से अगर मैं देखता हूँ कि प्रेशर जो लोअर फेस पर हो जाएगा, तो लोअर फेस पर आपका कितना हो जाएगा? ये टोटल एक्स प्लस एच हाइट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? आपका रो इंटू जी के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी तरह से अगर मैं फ़ोर्स निकालता हूँ F1 और F2 तो F1 आपका ऊपर वाला से लग रहा है फ़ोर्स तो F1 क्या होता है? प्रेशर इंटू एरिया होता है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा P1 और इंटू ए हो जाएगा। तो P1 कितना है आपका? तो ये आपका P1 हो गया और ये आपके पास कितना हो गया? P2 हो गया। तो P1 कितना है आपका? x रो g और इंटू कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। अब आपको यहाँ से एक और चीज़ समझना होगा और ये जो प्रेशर ये जो फ़ोर्स है वो किधर की ओर लगेगा? तो ये आपका वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। उसी तरह से अगर आप F2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? P2a हो जाएगा और P2 कितना है? तो ये हो जाएगा x प्लस h और इंटू रो g और इंटू कितना हो जाएगा? एरिया से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका किधर की ओर लगेगा? तो ये आपका वर्टिकली अपवर्ड लगेगा, इसको भी ध्यान देते चलिएगा, ठीक है? उसी तरह से अब आपको बोले कि अगर मैं बोलूँ कि जो आपका फ़ोर्स F2 है, वो निश्चित रूप से क्या होगा? F1 से बड़ा होगा, है ना? तो जो नेट थ्रस्ट जो एक्ट करेगा बॉडी पर, ठीक है? अपवर्ड डायरेक्शन में करेगा, जिसको कि हम मान लेते हैं कि वो U है ना? U को हम ले लेते हैं, ये कितना हो जाएगा? F2 बड़ा है, तो दोनों का जो सबट्रैक्शन होगा F2 माइनस F1 यही किसके बराबर हो जाएगा? ये आपका U के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x प्लस h और इंटू रो ए जी और माइनस कितना हो जाएगा? x रो ए जी हो जाएगा। अब हम यहाँ से देखें तो अगर हम रो ए जी को कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना बचेगा? x प्लस एच माइनस एक्स बचेगा, x से x को हटा दीजिए। तो ये क्या बन गया? तो ये हो गया आपका रो जी को अलग कीजिए और एच को अलग कर दीजिए। क्यों अलग किया है? अभी समझा देते हैं आपको। आपको मालूम होना चाहिए ये किसका बराबर है? यू के बराबर चलते आ रहा है। अब अगर आप देखेंगे तो एरिया को अगर आप हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं यानी कि एक और लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? आपका वॉल्यूम बन जाएगा। तो अगर हम वॉल्यूम को भी ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रो भी जी। तो यानी कि जो यू है वो किसके बराबर आ गया आपके पास? रो वी जी के बराबर आ गया। इसको भी याद कर लीजिएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो फ़ोर्स एक्ट कर रहा है वर्टिकल जो फेसेस ऑफ बॉडी है वो क्या हो गया? कैंसल आउट हो गए ईच अदर और ये कितना बच गया आपके पास? यू यानी कि जो आपका अपवर्ड जो थ्रस्ट है वो कितना के बराबर आ गया? ये आ गया रो वी जी के बराबर। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको याद कर लीजिएगा, मैंने डेरिवेशन भी आपको बता दिया। आइए तो अब थोड़ा-सा और एक चीज़ को अगर आप देखेंगे यहाँ पर गौर करेंगे तो आपको कुछ दिखाई पड़ेगा। वो क्या दिखाई पड़ेगा कि जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट का सिर्फ़ इस फ्रंट सेक्शन को लेता हूँ, यानी कि मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट था
चलिए इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा-सा थ्री डायमेंशनल भी बना देते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर हमको दिखाई पड़ रहा है कि अगर इसका वेट को देखें तो ये किधर की ओर एक्ट करेगा, mg की ओर, और जो आपका u है वो किधर की ओर एक्ट करेगा, तो u बराबर रो vg ऊपर की ओर आपका एक्ट करेगा। तो यानी कि जो भी बॉडी है, वो एक्ट कर रहा है, इस पर केवल 2 ही तरह का फ़ोर्स एक्ट कर रहा है, एक नीचे की ओर वेट लग रहा है और एक ऊपर की ओर आपका अपवर्ड थ्रस्ट फ़ोर्स लग रहा है। तो अब अगर हम यहाँ पर एपरेंट वेट ऑफ बॉडी निकालें, ध्यान से समझिएगा। तो अब अगर हम यहाँ पर क्या निकालते हैं कि मेरे पास जो एपरेंट वेट ऑफ बॉडी है, ये आपके पास कितना निकल के आ जाएगा, तो देखिए W2 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास mg, और माइनस ये कितना हो जाएगा, रो vg के बराबर हो जाएगा। अब आप अगर देखेंगे तो आपका जो mg है वो दरअसल है क्या? तो ये आपका W1 ही तो है, तो W1 माइनस रो vg हो जाएगा। तो ये आपका W2 था, तो W2 माइनस W1 नहीं, W1 माइनस W2 कितना के बराबर आ गया? क्या आ गया? रो vg के बराबर, इसको भी याद कर लीजिएगा। तो आपने अपरेंट वेट ऑफ बॉडी को भी आपने देख लिया। तो यानी कि जैसे-जैसे अगर भी जो है आपका वॉल्यूम ऑफ बॉडी है, तो जो भी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, है ना? तो भी रो आपका क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा, और जो रो Vg आ रहा है वो क्या हो जाएगा आपका, जो भी डिस्प्लेस लिक्विड के द्वारा वेट आएगा वो बराबर हो जाएगा उसके। यानी कि जैसे-जैसे हम बॉडी को इमर्स करेंगे लिक्विड के अंदर, जो आपका वेट ऑफ बॉडी है वो क्या हो जाएगा आपका, अपैरेंटली डिक्रीज़ करेगा कितना अमाउंट से, तो उसके वेट ऑफ लिक्विड जितना वो डिस्प्लेस करता है, और यही तो आपका क्या कहलाता है, यही तो आपका कहलाता है आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल, जिसको कि मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया। अब इस पर किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, उसको आगे देखेंगे। चलिए अब 3 कंडीशन को लेते हैं और इन तीनों कंडीशन के ज़रिए जानेंगे कि बॉडी कब फ्लोट करेगा, बॉडी कब फ्लोट नहीं करेगा, यानी कि पार्शियली इमर्स्ड होगा या फुली इमर्स्ड होगा। तो देखिए अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन में समझेंगे। तो देखिए अब अगर मैं 3 डिस्क ले रहा हूँ, देखिए ये आपके पास क्या है, अंदर में पानी भरा हुआ है और पानी के अंदर क्या है, आपके पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो एक तो आपको F ऊपर की ओर लगेगा, और एक जो है आपका इसका वेट होगा क्या, W के बराबर होगा। तो देखिए अगर मैं बात करूँ कि 3 कंडीशन मैं ले लेता हूँ, एक ही फिगर मैंने बनाया हुआ है। तो अगर मैं बोलूँ कि जो आपका W है, अगर वो बड़ा हो गया किससे? W बड़ा हो गया F से, तो ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पर बॉडी क्या हो जाएगा? W अगर बड़ा हो गया बॉडी से, तो ये जो है, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या कर जाएगा आपके पास, मैं इधर लिख देता हूँ। ऑब्जेक्ट जो है आपका डूब जाएगा, यानी कि सिंक कर जाएगा। उसी तरह से आपके पास दूसरा कंडीशन बन सकता है कि जो आपका W है वो किसके बराबर हो सकता है? जो फ़ोर्स है उसके बराबर हो सकता है। तो दूसरा कंडीशन क्या बन जाएगा आपके, जब ये दोनों बराबर हो जाएँगे, तो जो बॉडी होगा वो पूरी तरह से फ्लोट करने लगेगा। किसके ऊपर? तो पानी के ऊपर, यानी कि ये जो कंडीशन बनेगा, यानी कि जो बॉडी होगा वो क्या करेगा, वो फ्लोट करने लगेगा पानी के ऊपर। मैं लिख देता हूँ, पानी के ऊपर ये क्या करेगा, फ्लोट करना चालू कर देगा। यानी कि जो कंडीशन बनेगा आपका, यहाँ पर ये हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। उसी तरह से आपको एक और कंडीशन बनेगा, जहाँ पर कि ये हो गया पहला कंडीशन, ये हो गया दूसरा कंडीशन, और ये हो गया तीसरा कंडीशन में कि डब्ल्यू, ये क्या हो जाएगा आपको, एफ से कम हो जाएगा। अब अगर W जो है आपका F से कम हो जाएगा, तो जो बॉडी है वो पार्शियली सबमर्ज्ड कर जाएगा। यहाँ पर कौन-सा कंडीशन बनेगा? तो ये आपका बनेगा पार्शियली सबमर्ज्ड करेगा। इसको भी मैं बना देता हूँ, तो ये आपको कैसा दिखाई पड़ेगा? तो ये आपका अगर लिक्विड है, तो पार्शियली का मतलब ही मैंने पहले भी समझा रखा है, यानी कि इस तरह से आधा ऊपर की ओर दिखाई देगा और आधा ये नीचे की ओर दिखाई पड़ेगा। तो ये तीनों कंडीशन है जो लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहलाता है, यानी कि बॉडी कितना डूबेगा, कितना ऊपर तैरेगा, ये बताता है लॉ ऑफ फ्लोटेशन को। चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं, और अगला जो टॉपिक है हमारा, ये है आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, ये आपके सिलेबस का भाग है। तो समझते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है। मान लीजिए कि आप देखिए यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, आपके पास एक लिक्विड दिया हुआ है जो कि फ्लो कर रहा है ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक। लेकिन आप देखेंगे कि जो इसका एरिया है, जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आप देख रहे हैं, अलग-अलग पॉइंट पर ये क्या है आपका, अलग-अलग दिया हुआ है। तो यानी कि अगर मान लेता हूँ कि जो मेरा पहला पॉइंट है, अगर यहाँ पर एरिया A1 है और दूसरी जगह पर एरिया A2 है, उसी तरह से अगर इनिशियली जो इसका वेलोसिटी था वो V1 था, और फाइनली जब वो बाहर निकलता है लिक्विड, तो उसका वेलोसिटी हमने क्या मान लिया, V2 मान लिया। अब अगर मान लेते हैं कि पॉइंट ए पर, यहाँ पर जो मेरा डेंसिटी है लिक्विड का वो रो 1 है, और अगर मैं मान लेता हूँ कि पॉइंट बी पर जो मेरा डेंसिटी ऑफ लिक्विड है वो कितना हो गया आपका, रो 2 हो गया। तो अब हम क्या देखेंगे कि अब हम जानेंगे कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है। तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ कि जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो लिक्विड की ही बात चलेगी, तो बार-बार लिक्विड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं वॉल्यूम पर सेकंड अगर मैं निकालता हूँ, तो वॉल्यूम पर सेकंड किस पॉइंट पर निकाल रहा हूँ मैं, तो अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ ए पर, तो ए पर अगर मैं लिख ही देता हूँ पूरा, ये हो गया आपका वॉल्यूम पर सेकंड। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका,
ए पॉइंट पर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकंड एट पॉइंट ए, ये कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर एरिया A1 है और जो आपका वेलोसिटी है वो V1 है। तो बोलिएगा वॉल्यूम कैसे बन गया? तो देखिए एरिया और वॉल्यूम क्या होता है आपका? मीटर पर सेकंड, सॉरी वेलोसिटी, तो एरिया मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो ये मीटर क्यूब बन गया, यानी कि वॉल्यूम बन गया और वॉल्यूम पर सेकंड ये इसको वेरीफाई करता है। आई होप कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। उसी तरह से अगर बात करें कि जो आपका मास ऑफ लिक्विड है, मैंने क्या बोला कि अगर मैं देखता हूँ कि मास ऑफ लिक्विड जो एंटर कर रहा है पर सेकंड, ठीक है? कहाँ पर? पॉइंट ए पर, मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकंड। तो ये भी किस पॉइंट की बात कर रहे हैं? ए पॉइंट पर बात कर रहे हैं। तो मास कितना होता है आपका? तो आपके पास मालूम होना चाहिए कि डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो मास कितना हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो यानी कि आपके पास डेंसिटी आपके पास कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर ρ1 माना है, ये मैंने आपको बता दिया। और उसी तरह से मैंने बोला कि डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो मास कितना हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो डेंसिटी ये आ गया, वॉल्यूम कितना हो गया? A1 और इंटू कितना दिया हुआ है आपके पास? V1 दिया हुआ है, तो ρ1 A1 V1 आ गया। उसी तरह से जो आपके पास बी पॉइंट पर अगर मैं लिखता हूँ कि जो आपका मास ऑफ लिक्विड है पर सेकंड, वो कितना हो जाएगा? तो ये आपका आ जाएगा जस्ट ρ2 A2 और V2 आ जाएगा। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपके पास। तो अगर बता दें कि अगर आपके पास कोई सोर्स या फिर सिंक नहीं है, ठीक है, लिक्विड का, जो भी लेंथ ऑफ पाइप के अलोंग की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो मास ऑफ लिक्विड होगा, जो भी क्रॉस सेक्शन होगा पाइप पर, वो जो है सेम हो जाएगा। तो यानी कि मैंने क्या बोला? मैंने बोला ये कि अगर कोई भी सोर्स या फिर सिंक जो लिक्विड का होगा अलोंग द लेंथ ऑफ पाइप, और जो मास ऑफ लिक्विड है, ठीक है, जो कि क्रॉस कर रहा है किसी भी सेक्शन ऑफ पाइप में पर सेकंड पर, तो वो कितना होना चाहिए? सेम हो जाएगा जब भी आपका सोर्स और सिंक अवेलेबल नहीं होता है तब। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि जो आपका A1 V1 ρ1 है, ये किसके बराबर हो जाएगा? ρ2 A2, और ये किसके बराबर हो जाएगा आपका? V2 के बराबर। ठीक है? मैं लिख देता हूँ कि अगर मेरे पास कोई भी सोर्स या फिर सिंक अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये कंडीशन में ये दोनों क्या हो जाएँगे? बराबर हो जाएँगे, और ये दोनों जब बराबर हो गए, तो अगर मैं मान लेता हूँ कि प्रैक्टिकली जो होता है लिक्विड कैसा होता है आपका? अगर प्रैक्टिकली देखेंगे तो लिक्विड कैसा होता है? क्या आपका ये कंप्रेसिबल होता है या फिर इनकम्प्रेसिबल होता है? ये आपका इनकम्प्रेसिबल होता है। तो अगर आपका लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, तो यानी कि अगर उस समय पे मान लिया कि जो डेंसिटी है ρ1 और ρ2, वो दोनों किसके बराबर है? रो के बराबर है। तो आप देखेंगे कि जो आपका इक्वेशन है A1 V1 रो हो जाएगा, और ये हो जाएगा A2 V2 रो के बराबर। रो से रो कट जाएगा, तो A1 V1 किसके बराबर आ जाएगा आपके पास? A2 V2 के बराबर ये आ जाएगा। और इसी एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? इसी एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं, ये कहलाता है आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहलाता है। तो इस पर सवाल आपसे बन सकता है, इसीलिए आपको ये पढ़ा दिया गया। अब आपसे ऐसा सवाल बनेगा, अगर कोई प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन मिलता है, तो वो भी मैं आपको कराते हुए चलूँगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगर बात करें तो ये किसके लिए आया है? ये आपको स्टेडी फ्लो के लिए आया है, यानी कि फ्लो अगर कैसा है आपका? स्टेडी फ्लो है, उसी के लिए ये इक्वेशन वैलिड है, ठीक? यानी कि और कैसा लिक्विड होना चाहिए? तो नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल है। ये भी याद कर लीजिएगा, ये कैसा है आपका? नॉन कंप्रेसिबल है, ठीक है? नॉन कंप्रेसिबल के साथ-साथ नॉन विस्कस भी है। अगर ये लाइन अगर आप छोड़ देते हैं तो एग्ज़ाम में इस पर भी आपसे सवाल बनता है, यानी विस्कस का मतलब होता है लिक्विड पानी ही मान के यहाँ पर चला जा रहा है। तो अब अगर बात करें इस इक्वेशन को थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करके अगर मैं लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो आपके पास V1/V2 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? ये आपका A2/A1 के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये क्या दर्शा रहा है कि जो आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। मैंने क्या बोला? मैंने आपको ये बोला कि अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखेंगे, तो जो आपका वेलोसिटी है ना? ये जो वेलोसिटी देख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, ये जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के। तभी तो V1/V2 किसके बराबर है? A2/A1 के बराबर। यानी एरिया जितना ज़्यादा होगा, जो वेलोसिटी है उतना कम हो जाएगा, और जितना कम एरिया होगा आपका वेलोसिटी उतना ज़्यादा हो जाएगा। आई होप यहाँ पर अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। उसी तरह से यहाँ पर मास फ्लो रेट भी कांस्टेंट होता है, जो मैंने आपको सिंपल भाषा में समझा दिया। तो ये था आपका। अच्छा, एक और चीज़ याद कर लीजिएगा, चाहे जान दीजिए, ठीक है, यहीं तक आपको याद करना है, और ये था आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि लिक्विड में जो एनर्जी है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने एक मतलब देखिए, समझिए ये आपका क्या है? तो वाटर का लेवल है। अब वाटर का लेवल कितने हाइट तक दिया हुआ है? h हाइट तक दिया हुआ है। अब इस पानी को रोकने के लिए एक पिस्टन को लगा दिया गया है। तो अब अगर पिस्टन को लगा दिया गया है और ये पिस्टन डिस्प्लेस करता है, कितना मूवमेंट कर सकता है? तो ये एक्स डिस्प्लेस कर सकता है। तो अगर हम देखें कि पानी से इन ये जो सेटअप किया हुआ है, इसमें कितने तरह के एनर्जी डेवलप हो सकते हैं। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पर लिफ्ट करता है, तो यहाँ पर कौन-सा एनर्जी आपका बनेगा? तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी बनेगा। तो यानी कि पानी में आपके पास क्या-क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। उसी तरह से
जब ये पिस्टन पर आएगा तो क्या करेगा? प्रेशर अप्लाई करेगा यानी फ़ोर्स इंटू एरिया अप्लाई करेगा, तो यहाँ पर और कौन-सा एनर्जी आ गया आपके पास? तो प्रेशर एनर्जी आ गया। उसी तरह से आपको जो अगला है, अब पानी जो है, पानी के अंदर क्या होता है? वेलोसिटी होता है, तभी तो वो नीचे आ रहा है। तो यानी कि इसके अंदर क्या हो जाएगा आपके पास, अब काइनेट वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी डेवलप होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो पानी में 3 प्रकार के एनर्जी होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी। अब आइए समझते हैं बर्नौली इक्वेशंस के बारे में। तो उनको समझने से पहले हम कुछ असम्पशन्स को यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम बर्नौलीज़ थ्योरम को देखेंगे, वहाँ पर हम मानेंगे कि फ्लूइड मेरा आइडियल है, यानी कि जो विस्कोसिटी है फ्लूइड का वो 0 होना चाहिए। उसी तरह से फ्लो कैसा होना चाहिए? स्टेडी होना चाहिए, और जो फ्लो है वो इनकम्प्रेसिबल है, इरोटेशनल है, और किस तरह का लाइन में है? तो आपको स्ट्रीम लाइन में है। अब आपको ये थोड़ा-सा डाउट हो सकता है कि आपने बोला कि ये जो स्ट्रीमलाइन है, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? तो स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब होता है कि अगर लिक्विड बिना किसी रुकावट के अपने डायरेक्शन में चलता हुआ जा रहा है, तो ये आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। यानी कि एक तरह का लैमिनार फ्लो, जहाँ पर फ्लो में कोई तरह का इंटरप्शंस नहीं होता है, और जो उसका डायरेक्शन होता है, हर एक पॉइंट पर रिमेन्स अनचेंज्ड होता है। तो ये बात आप याद कर लीजिएगा, जिसको कि हम स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। तो अब बर्नौली साहब का क्या कहना था, इसको भी समझ लीजिए। तो बर्नौली साहब का ये कहना था कि अगर ये जो इक्वेशंस ऑफ एनर्जी हैं, यानी कि कौन-कौन से पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और जो आपका प्रेशर एनर्जी है, तो अगर हम एनर्जी इन एनर्जीज़ को पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म में लिखेंगे, क्या बोला मैंने? अगर मैं इनको एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म में लिखूँगा, तो बर्नौली साहब का क्या कहना था? तो बर्नौली साहब का ये कहना था कि जो आपका प्रेशर एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, और जो प्रेशर एनर्जी है, वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि आपका P अगर प्रेशर एनर्जी है, उसी तरह से अगर हाफ इंटू रो वी स्क्वायर, ये आपका क्या है? ये आपका काइनेटिक एनर्जी है, और उसी तरह से अगर आप देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, अगर आपका रो जी एच है और ये एनर्जी के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये आपका कांस्टेंट होता है। लेकिन जैसे ही अगर आप इस रो जी को सभी जगह डिवाइड कर देंगे, तो ये हेड के फॉर्म में आ जाएगा। अब अगर हम इसको क्या बोलते हैं कि अगर हम इस इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं रो जी से, तो ये क्या आ जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ हेड आ जाएगा। अब इन द फॉर्म ऑफ हेड का मतलब होता है प्रेशर हेड की बात की जा रही है। इन द फॉर्म ऑफ हेड की बात करें, तो ये किसकी बात की जा रही है? प्रेशर हेड की बात की जा रही है, और प्रेशर हेड कितना होता है? तो प्रेशर हेड आपका होता है, तो पी बाई जो रो जी है, ये आपका क्या कहलाता है? यही आपका प्रेशर हेड कहलाता है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे, तो वी स्क्वायर बाई 2g अगर मैं लिख देता हूँ, तो वी स्क्वायर बाई 2g लिखूँगा, तो ये आपका कौन-सा हेड हो जाएगा? ये आपका काइनेटिक एनर्जी हेड कहलाएगा, या फिर वेलोसिटी हेड कहलाता है। इस बात को भी आप समझ गए होंगे, और अगर केवल h बचेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी या फिर ग्रेविटेशनल हेड कहलाता है ये। तो ये इस पर भी सवाल बनता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास? ये आपका p बाई रो जी बन जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर आप भाग लगा देंगे, तो एक रो से रो खत्म हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई 2g बचेगा, और रो जी से रो जी खत्म हो जाएगा, तो h, तो ये भी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो हेड के फॉर्म में आप लिखेंगे, तो जो आपका बर्नौली जो इक्वेशन है, इस तरह के फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि इन शॉर्ट क्या बताएँ, तो इन शॉर्ट ये आपने जाना कि जो भी आपका प्रेशर है, ठीक है? प्रेशर एनर्जी है, उसी तरह से जो आपका काइनेटिक एनर्जी है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी के फॉर्म में ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है, और हेड के फॉर्म में भी ये क्या होता है? कांस्टेंट के बराबर होता है, बस लिखने का तरीका अलग-अलग हो जाता है। अब अगर बात करें कि जो आपका बर्नौली इक्वेशन है, इसके जो एप्लीकेशंस है, वो कहाँ-कहाँ पर अप्लाई होते हैं, ये आपसे सवाल बस पूछा जाता है, आपको पढ़ना नहीं है कि कहाँ-कहाँ पर इसका एप्लीकेशन उपलब्ध है। तो देखिए ये क्या नापता है? ये आपका रेट ऑफ डिस्चार्ज को नापता है। ध्यान से समझिएगा कि जो एप्लीकेशन है, कौन-कौन से जगह पर इस्तेमाल होता है, तो एक आपका हो गया वेंचुरीमीटर में, ठीक? ये क्या हो गया आपका? एक जगह वेंचुरीमीटर में इस्तेमाल होता है। उसी तरह से आपसे ओरिफिस मीटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ओरिफिस मीटर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और आप लिख सकते हैं पिटोट ट्यूब पर भी सवाल आपसे बना है, तो आप लिख सकते हैं कि जो आपका पिटोट ट्यूब है, यहाँ पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात करें तो पिटोट ट्यूब में ये फ्लूइड की वेलोसिटी को नापता है, ठीक है? फ्लूइड की वेलोसिटी को ये क्या करता है? नापता है। अब नदी का फ्लो आपको नापना है कि कितना वेलोसिटी से पानी जा रहा है, तो आप वहाँ क्या यूज़ करेंगे? छोटा-सा पिटोट ट्यूब ही यूज़ करेंगे। वेंचुरीमीटर तो लेके जाएँगे नहीं उतना बड़ा, जो जो आपको होता है मशीन, उतना बड़ा नहीं लेके जाएँगे। तो हम क्या नापते हैं? इससे हम नापते हैं रेट ऑफ डिस्चार्ज को नापते हैं। क्या नापते हैं हम? रेट ऑफ डिस्चार्ज को इससे नापा जाता है, किससे? वेंचुरीमीटर से, या फिर रेट ऑफ डिस्चार्ज का दूसरा नाम क्या है? फ्लो रेट के नाम से भी जाना जाता है। उसी तरह से ओरिफिस मीटर में आप क्या नापते हैं? तो सेम चीज़ नापते हैं, यहाँ पर भी आप रेट ऑफ डिस्चार्ज को ही नापते हैं, या फिर आप फ्लो रेट को नापते हैं। तो देखिए ये था आपका बर्नौली इक्वेशन, और यहाँ ही पर आपका फ्लूइड का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, यानी कि फ्लूइड को भी मैंने आपको खत्म करा दिया। अब अगर कुछ न्यूमेरिकल बचते हैं, तो उनको भी हम देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल पर। पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि जो रिलेटिव डेंसिटी है आइस का 0.9 दिया हुआ है। तो बोलता है कि कितना पार्ट ऑफ इट विल बी अबव द वाटर व्हेन इट इज़ पुट इन द वाटर। यानी कि आइस को अगर वाटर में रखा जाए, तो कितना भाग पानी के ऊपर होगा और कितना नीचे, ठीक है? नहीं, आपसे पूछा गया कि कितना पार्ट ऊपर होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए काफ़ी अच्छा सवाल है। इस सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए आपसे क्या कहता है कि अगर बात करें कि जो रिलेटिव डेंसिटी आइस का दिया हुआ है, यानी कि अगर हम बात करें कि डेंसिटी ऑफ वाटर
और जो आपका डेंसिटी ऑफ आइस होगा, तो ये कितना के बराबर हो जाएगा? ये आपका 0.9 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ आइस आपको मालूम है कितना होता है, तो ये 1 के बराबर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा? तो यही आपका जो वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट होगा, और उसी तरह से जो आपका टोटल वॉल्यूम होगा, इन दोनों का रेशियो भी कितना के बराबर आ जाएगा? 0.9 के बराबर आ जाएगा। ठीक है। अब अगर हमको मालूम है कि जो आपका वी टोटल होता है, ये कितना हो जाएगा? तो जितना पार्ट अंदर उतना पार्ट बाहर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड और जो वॉल्यूम जो अबव पार्ट होगा पानी के, वो हो जाएगा। अब अगर बात करें हम कि अगर मैं दोनों तरफ वी टोटल से भाग लगा देता हूँ, तो अगर मैंने इधर भी वी टोटल से भाग लगा दिया और इधर भी मैंने वी सबमर्ज्ड अपॉन वी टोटल से भाग लगा दिया, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका वी अबव अपॉन ये हो जाएगा आपका वी टोटल। तो ये कितना आ जाएगा? तो ये कट के आपके पास कितना आ जाएगा? तो ये आपके पास कट के 1 आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वी सबमर्ज्ड अपॉन वी टोटल कितना दिया हुआ है? 0.9 दिया हुआ है, और यही तो आपसे पूछा गया है कि वी अबव और अपॉन ये कितना है आपका? तो ये आपका वी टोटल है, ये किसके बराबर हो जाएगा? तो वी अबव अपॉन वी टोटल जो है आपका बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.9 कर दीजिए, ये किसके बराबर आ जाएगा? तो ये आपका 0.1 के बराबर आ जाएगा। 0.1 आ गया, यानी कि ये कितना है? 1/10 हो गया। तो 1/10 का मतलब क्या हो गया कि जो आपका 10 पार्ट है टोटल, उसमें से 1 पार्ट ऊपर है। तो अब इस सवाल का उत्तर देखिए कितना है? 0.1, यानी ऑप्शन नंबर बी अच्छा सवाल है, एग्ज़ाम में दोबारा पूछा जा सकता है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं और देखते हैं, आपसे थ्योरी से सवाल पूछा गया है। आपसे बोला गया है इस सवाल में कि इट इज़ ईज़ियर टू स्विम इन द सी देन इन द रिवर, बिकॉज़ क्योंकि डेंसिटी ऑफ सी जो है आपको मालूम है ज़्यादा होता है पानी जो आपका रिवर में होता है उसके रिस्पेक्ट में। तो चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, वो आसान सा सवाल था। बोलता है कि जो वेट ऑफ बॉडी है हवा में, यानी कि हवा में जो वेट ऑफ एयर है वो कितना दिया हुआ है आपको? 30 ग्राम दिया हुआ है। उसी तरह से जब पानी में डुबो दिया जाता है, तो इसका वाटर में वेट कितना हो जाता है? 26.25 ग्राम हो जाता है। तो निश्चित रूप से कम होगा, मैंने आपको शुरुआत में ही बायोएंसी में समझा दिया। तो आपसे पूछा गया है रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? तो रिलेटिव डेंसिटी का फ़ॉर्मूला कितना हो जाएगा आपके पास? जो भी आपका वेट इन एयर हो जाएगा, और ये जो वेट इन एयर और में से अगर आप जो वेट ऑफ वाटर है इसको घटा देंगे, तो ये आपका रिलेटिव डेंसिटी बन जाएगा। वेट ऑफ एयर कितना दिया हुआ है आपके पास? 30, और 30 में से 26.25 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास? ये हो गया 30, और नीचे आपके पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3.75। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कीजिए तो ये आपका 2 शून्य ऊपर चला जाएगा। तो आप लगभग इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 8 पचे 40, 8 तरीके 24 बरोबर, ठीक है ना? तो ये जो है 8 बार में चला जाएगा, तो 8 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए एक और बेहतरीन सवाल को देखते हैं। बोलता है कि एक वेसल है जिसका कि मरकरी के लिए डेंसिटी दिया हुआ है, और बोलता है कि ये बॉटम में है, और जो ऑयल है जिसका डेंसिटी 0.8 है, तो इसका कम है, तो ये डेंसिटी जो मरकरी के ऊपर है उसके ऊपर ही तैरेगा। बोलता है कि जो हाफ ऑफ द वॉल्यूम है ऑफ अ फ्लोटिंग होमोजेनियस स्फीयर इज इमर्ज्ड इन अ मरकरी एंड हाफ इन द ऑयल। बोलता है कि जो वॉल्यूम आधा है जो फ्लोट कर रहा है, वो मरकरी में आधा है और आधा ऑयल में है। तो बोलता है कि आपको डेंसिटी निकालना है मटेरियल ऑफ द स्फीयर का। तो ठीक है, जो आपका बायोवेंट फोर्स है उसका इक्वेशन लिखिए। तो बायोवेंट फोर्स का जो इक्वेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपके पास? तो जो आपके पास स्फीयर है उसके लिए ये कितना हो जाएगा? तो रो वी जी हो जाएगा। तो रो कितना होता है आपके लिए? तो यानी कि अगर डेंसिटी ऑफ स्फीयर रो एस है, भी आपके पास क्या हो गया? वॉल्यूम है, और ये हो गया जी। उसी तरह से अगर आप लिखते हैं मरकरी और जो आपका ऑयल है, इन दोनों के लिए लिखेंगे तो इनका सम कितना के बराबर आ जाएगा? तो इनका सम आ जाएगा। तो ये बोला है कि रो वॉल्यूम बोला है, अगर मैं जो मरकरी है उसका एम मान लेता हूँ, और जो वॉल्यूम है ये कितना पर है? आधा पर, जी तो सेम रहेगा। उसी तरह से अगर आपके पास ऑयल का डेंसिटी रो ओ है और वी वी बाई टू ही है, और ये जी हो गया, तो कितना हो जाएगा? भी जी दोनों तरफ से कॉमन निकल के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डेंसिटी आपसे पूछा गया है कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रो एम बाई टू, और ये हो जाएगा रो जीरो बाई टू। तो रो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा रो एम और प्लस रो ओ बाई टू। रो एम की वैल्यू कितनी दी हुई है? तो ये दिया हुआ है आपके पास 13.6, और ये दिया हुआ है 0.8, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? 14/2, यानी कि 6 और 8 14 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। 8 और 6 हो गया आपके पास 14। ये हो जाएगा आपके पास 3 और 1 4 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा, तो 14.4/2, तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी के 4, तो यानी कि 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अच्छा सवाल है, फिर से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। बोलता है कि जो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस है जब ब्लॉक को हवा में रखा गया है, यानी कि डब्ल्यू एयर कितना दिया गया है आपके पास? ये दिया हुआ है आपके पास 60 न्यूटन। उसी तरह से जब ब्लॉक को इमर्स किया जाता है तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। एंड क्या बोला है? व्हेन द ब्लॉक इज इमर्स्ड इन लेस वॉल्यूम इन वाटर द रीडिंग बैलेंस चेंजेस टू। अच्छा ठीक है, जो पानी में है ये कितना दिया हुआ है आपके पास? ये आपका 40 न्यूटन का हो गया। तो बोलता है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला अब नहीं लिखूंगा, 60/60 माइनस 40 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 60/20, यानी 20 23 60 3 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बोलता है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड मेटल व्हेन हर्टेड। अरे यार, सब जगह दिल का ही बात आता है, ठीक है। ये जो है आपका क्या है? ये आपका हीटेड है। तो यानी कि आपसे बोलता है कि सॉलिड मेटल्स को जब भी आप हीट करते हैं, जब भी आप किसी सॉलिड को क्या करेंगे?
हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, मास उसका कांस्टेंट होता है। तो यानी कि डेंसिटी क्या होता है आपके पास, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगा, यानी डिक्रीज़ेज़। इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आपके क्वेश्चंस जो फ्लूइड से संबंधित थे और थ्योरी पोर्शन भी। तो यानी कि जो भी आपका फ्लूइड से संबंधित बातें थी वो पूरी खत्म हो गई। अब हम अपने अगले चैप्टर पे अगले क्लासेस में देखेंगे, जिसमें कि हम पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।